बजट हम लोग वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। दुनिया भर में मंदी का दौर है। हिंदुस्तान में भी जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज आप उठा के देख लीजिए, उनके जो नतीजे अभी आ रहे हैं पिछली तिमाही के बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर क्योंकि सरकार दोबारा चुनकर आई है, आम आदमी जो कि सरकार का नारा था, उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस सरकार से और उनको अब खर्चा जो है वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा संजीदगी से ऊपर लगातार जाता रहा है। तो कैसे बैलेंस कर पाएंगे बजट को प्रणब मुखर्जी? इस पर हमारे तमाम विशेषज्ञ और जानकार यहां पर मौजूद हैं, इस बारे में बात करेंगे और जनता के लोग हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी अपेक्षा जनता की बजट से ये है कि जिस तरह से पिछले दिनों में लाखों नौकरियां लोगों की गई हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, उसको कैसे अब पटरी पर लाया जा सकता है ताकि वो नौकरियां वापस आ सके। लेकिन सबसे बड़ा इस बजट में जो सवाल है वो ये है कि क्या सरकार पैसा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बुनियादी ढांचा है देश का, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि आम लोगों तक, गांवों तक बुनियादी एक तो सुविधाएं मिल सके और उससे वहां पर बाजार जो है वो मजबूत हो सके। शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर गोविंद राव से, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी के डायरेक्टर हैं, साथ ही प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसके भी सदस्य हैं। बहुत टफ बजट है, कैसे ये सारी चीज़ों का बैलेंस हो पाएगा? इस समय अगर देखें तो टैक्स जो से रेवेन्यू जो आ रहा है वो कम हो गया है और होगा क्योंकि मंदी का दौर है। दूसरी ओर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस बजट को प्रणब मुखर्जी? वैसे तो प्रणब मुखर्जी काफी सीजन पॉलिटिशियन है, काफी पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनको। और ये जो बैलेंसिंग एक्ट जो करना है उनको बड़ी अच्छी तरह से आती है, तो ये उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन घाटा 6.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घाटा जो है वित्तीय घाटा ये जो अगर 6.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया और 3% स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, लगभग 10% फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा और इससे ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये है कि ये द ऑफ बजट लायबिलिटी जो है, जो पिछले साल था 2% GDP, वो होगा नहीं इस साल, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, $70 से कम है। इसके वजह से जो ऑफ बजट लायबिलिटीज 2% था वो नहीं होगा। तो 6.5% रखना चाहिए और बाकी जो इन्वेस्टमेंट जो करना है, ये तो 6.5% ये इसमें ये है कि काफी कुछ आपका ज्यादा ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम में ज्यादा एलोकेट करना है, तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो रेवेन्यू आपने जो कहा बहुत ज्यादा घट जाएगा, इतना ज्यादा घटने का ये नहीं, कुछ देयर आर सम डायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम देखें पिछले दो महीने के साल के जो हैं तो 5.5% ग्रोथ है। हाँ। पहले वो ग्रोथ ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन इसमें है कि जो ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो आपने देखा है, काफी एक कॉर्पोरेट हाउसेस और स्मॉल बिजनेसेस पिछले लास्ट क्वार्टर में उन लोगों ने एक्चुअली ज्यादा उनका हिसाब के वजह से दिया नहीं, क्योंकि उसका जो पेनल्टी लगेगा, ये जो आपका ये कम जो है नहीं उनका ये जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो था, बैंक से उनको पैसा नहीं मिल रही थी, इसके वजह से उन्होंने टैक्स नहीं दिया, टैक्स रख दिया। अभी पेनल्टी दे के वो देने वाले हैं, लेकिन वो देखेंगे बैंक के पैसा कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और देने में कितने हैं, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाएगा, इस जेब से उस जेब में निकाल के रखेंगे बेसिकली। और इसके वजह से आपको रेवेन्यूज काफी बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा रेवेन्यूज जो करना है, बजट घाटा जो है, बजटीय घाटा बहुत ज्यादा रेवेन्यूज जो करना है, डिसइन्वेस्टमेंट है, आना पड़ेगा।